प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज मानव भूगोल का जो पहला पाठ है हमारा, उस मानव भूगोल के पहले पाठ के प्रकृति विषय क्षेत्र, जिसका शीर्षक है प्रकृति विषय क्षेत्र, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि पहला प्रश्न हमारे सामने, नोमोथेटिक का अर्थ है। नोमोथेटिक का अर्थ होता है सिद्धांतिकर या नियमों से संबंधित जो विचारधारा है, जो बात है वो। तो भूगोल नियमों से संबंधित होना चाहिए या विवरणात्मक, भावचित्रात्मक, ईडियोग्राफिक होना चाहिए। देखिए, विवरणात्मक और जो भावचित्रात्मक है उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल में लिया गया है, ईडियोग्राफिक। तो जो हम पाठ की शुरुआत करते हैं तो ये दो शब्द हमारे सामने आते हैं, एक तो ईडियोग्राफिक और एक नोमोथेटिक, जिसमें से नोमोथेटिक क्या है? सिद्धांतों से संबंधित है, नियमों से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करने वाले भूगोलवेता। तो राज्य या देश का जो वर्णन है वो जीवित जीव के रूप में, ऑप्शन हमारे सामने देखिए, जर्मन भूगोलवेता, फ्रांसीसी भूगोलवेता, अमेरिकन भूगोलवेता, भारतीय भूगोलवेता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन भूगोलवेता। अगला प्रश्न है तीसरा हमारे सामने, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किस भूगोलवेता ने दी? तो भाई प्रिय विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा है वो फ्रेडरिक रेडजेल की है। पूरा नाम है इनका फ्रेडरिक रेडजेल। एंथ्रोपोजोग्राफी इन्होंने पुस्तक लिखी थी और ये उनकी परिभाषा है, रेडजेल महोदय की। अगला है एलन चर्चिल सैंपल, ईसी सैंपल की परिभाषा में मुख्य शब्द क्या है? तो भाई एलन चर्चिल सैंपल की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में सैंपल ये कहती हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। भाई कैसा अध्ययन है? परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और जाहिर सी बात है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है तो परिवर्तन में क्या शब्द है? मुख्य शब्द गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। अगला है पांचवा प्रश्न, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित यानी कि मिला जुला, गूंथा हुआ ज्ञान से जो उत्पन्न संकल्पना है, उसी को मानव भूगोल कहते हैं। तो ये परिभाषा किस भूगोलवेता ने दी थी? ये परिभाषा, भाई इतनी बड़ी परिभाषा है तो ये इतनी बड़ी परिभाषा इतने बड़े नाम वाले भूगोलवेता की, पॉल विडाल डिला ब्लाश। कौन सी विचारधारा में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति के रूप में का रूप धारण कर लेता है? तो भौतिक पर्यावरण में माता प्रकृति, यानी प्रकृति को हम माता के रूप में पूज रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कौन सा है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। मानव का प्रकृतिकरण, तो बॉक्स में कथा दी हुई है हमारे पाठ में। मानव का प्रकृतिकरण का अर्थ होता है जब मनुष्य प्रकृति के अनुसार चले। तो जाहिर सी बात है कि ये पर्यावरणीय निश्चयवाद की बात है। बॉक्स में कहानी दे रखी बैंदा की। तो बैंदा पानी पीते समय यानी जल ग्रहण करते समय वन की आत्मा को धन्यवाद करता है। जाहिर सी बात है, पानी पीते समय वन की आत्मा को धन्यवाद कर रहा है, तो इसका मतलब मनुष्य प्रकृति को सर्वोपरि मान रहा है। ये है मानव का प्रकृतिकरण। तो मानव का प्रकृतिकरण में वन की आत्मा कौन है? मेरा प्रश्न ये है। देखिए, पैंडा, वहाँ का जो वन है, जंगल है, उनको कहा गया है पैंडा। गजरा और कुचला क्या है? विशिष्ट पादप हैं। मदहई
वहाँ का एक मेला लगता है जहाँ वो वस्तु विनिमय का काम करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लोई लूगी। वन की आत्मा क्या है? लोई लूगी, जिसे वो पानी पीने से पहले धन्यवाद देता है। 8वां प्रश्न है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। ये विचारधारा संबंधित है। तो प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, ये है संभववादी विचारधारा। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, बॉक्स की कथा। भाई जैसे मानव का प्रकृतिकरण दिया हुआ है, वैसे ही प्रकृति का मानवीकरण कथा भी दे रखी है हमारे, और जिसमें हमें ये समझाया गया है कि मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर और पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है। तो प्रकृति का मानवीकरण, इसमें प्रकृति मनुष्य के जैसी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य ने उस प्रकृति में अपने ज्ञान के आधार पर, अपने तकनीकी के आधार पर परिवर्तन किया है। तो उसमें एक 58 वर्षीय महिला है जिसका नाम है कैरी। ये जो महिला है वो निम्नलिखित से संबंधित है। तो लंदन, न्यूयॉर्क, जापान, ट्रैंडहाइम इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रैंडहाइम शहर से संबंधित है, जहाँ ट्रैंडहाइम का अर्थ है प्रचंड हवाएं और ठंडा मौसम, शीत मौसम। जिसमें वो महिला 58 वर्षीय कैरी अपने ऑफिस जाती है, जहाँ का टेम्परेचर उन्होंने नियंत्रित करके रखा हुआ है। और अंतिम इसका प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? रुको और जाओ निश्चयवाद को नव निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो ये जो नव निश्चयवाद की संकल्पना है, नव निश्चयवाद की संकल्पना ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी थी। ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने, और इन्होंने ये कहा था कि न तो प्रकृति सर्वोपरि है, न ही मनुष्य सर्वोपरि है, और प्रकृति में हमें कुछ संभावनाएं नजर आती है। जहां हमें प्रकृति ग्रीन सिग्नल दे वहां हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। भाई जहां हमें प्रकृति ने ग्रीन लाइट दी वहां हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, और जहां प्रकृति हमें रेड लाइट दे रही है वहां हमें रुक जाना चाहिए, अन्यथा हमें रुक जाने चाहिए, अन्यथा वहां दुर्घटना की संभावनाएं रहती है। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति हमें जहां ग्रीन सिग्नल दे हमें वहीं आगे बढ़ना है, वहीं हमें आगे की ओर प्रयास करना है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, और वो ये है कि आपको ये बताना है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा कौन सी है, जो मध्यस्थ का काम करती है, मध्य की संकल्पना का काम करती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच की जो विचारधारा है उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।